है एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क का, जिसमें आज हमारा डे 30 है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D। इसके पहले भी हमने मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D डे 29 में देखा हुआ है, बट वहां पर हमने 2D के सवाल ज्यादातर देखे थे। आज के सेशन में हम कुछ 2D के सवाल जो कि शेडेड पोर्शन वाले सवाल जो आते हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ 3D के सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, तो आराम से पढ़ेंगे सवाल को, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। क्या लिखा हुआ है देखिए, 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस r सेंटीमीटर टचेस ईच अदर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपसे क्या बोल रहा है भैया, 3 सर्कल हैं, ठीक है, जिनका रेडियस एक बराबर है, एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं, यानी एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा होगा। इस तरह से उनको रखा गया जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, तो शेडेड रीजन यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए। शेडेड रीजन यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए। शेडेड रीजन ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे विनोद भैया, कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कुछ छोटी सी बेसिक चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है भाई, मान लिया सर ये आपका सर्कल है। अब अगर ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है आपका, तो इसका एक रेडियस होगा, हाँ सर इसका एक रेडियस होगा, ठीक है सर। तो इसका एक सर्कमफ्रेंस भी होगा, हाँ सर इसका एक सर्कमफ्रेंस भी होगा। तो वो सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर, वो सर्कमफ्रेंस होगा आपका सर 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस होता क्या है सर, मैंने कहा देखो ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से ना इसको ऐसे तोड़ देते हैं और ऐसे कर लेते हैं, तो एक वायर की तरह बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। तो इस वायर की जो लेंथ है वही इस सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस है। अच्छा, तो ये कितना है सर, 2 पाई आर है सर, ये 2 पाई आर है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहां से लेकर यहां तक का लेंथ जानना है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ जानना है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का लेंथ जानना है। तो पहली चीज हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर आर्क। हम इसे क्या बोलेंगे सर, आर्क। और हम क्या निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। हम क्या निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा देखो ये कोई एंगल होगा, है ना, ये कोई एंगल होगा, हाँ सर। ये भी आर है, ये भी आर है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं हमें, ठीक है सर। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि जब आप ना ए पॉइंट से पूरा 360 डिग्री घूम लेते हो ना, तो लेंथ कितनी आती है, 2 पाई आर। वो भी तो एक आर की है, वो भी तो एक आर्क ही है, हाँ सर आर्क ही है। बट आप 360 डिग्री घूमते हो, इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी आती है सर, 2 पाई आर आती है। तो मैंने कहा ये कि सर अगर 360 डिग्री घूमेंगे तो उस आर्क की लेंथ आएगी 2 पाई आर, और अगर थीटा घूमेंगे तो उस आर्क की लेंथ आएगी सर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। कितना आएगा सर, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए कि अगर आप यहां पर इस सर्कल का एरिया निकालना चाहें तो वो एरिया क्या होगा सर, तो वो एरिया होगा सर आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। मैंने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा ये एक सेक्टर है। ये क्या है सर, एक सेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, इसको अपन सेक्टर बोलते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर। ये एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है सर, थीटा कर रहा है सेंटर पर, ठीक है सर, ये सेंटर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब हम बात ये कर रहे हैं सर, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा देखो पहली बात एक चीज समझो कि आप ए से लेकर बी तक घूमे और जो सेक्टर बना उसका एरिया आपको चाहिए ना। बट अगर आप ए से ए पर आ जाते, ए से घूमकर ए पर आ जाते, तो आप पूरा सर्कल घूम जाते, पूरा सर्कल घूम जाते तो 360 घूम जाते, 360 घूम जाते तो सर्कल बन जाता और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 360 डिग्री घूमोगे तो एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री घूमोगे तो कितना आएगा, मैंने कहा पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360। अच्छा, तो ये जो आपका एरिया आ गया, ये एरिया किस चीज का आ गया सर? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आ गया सर? ये एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर ये थीटा जो है ये 60 डिग्री हो जाए तो आपका जो एरिया आएगा सेक्टर का, वो क्या आएगा सर? मैंने कहा वो आएगा सर पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 60 पुट किया अपॉन 360, तो ये आ जाएगा सर कितना? पाई आर स्क्वायर बाय 6। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तो फिर इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा सर? ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 30 अपॉन 360, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका? पाई आर स्क्वायर बाय 12, पाई आर स्क्वायर बाय 12। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, अगर मान लो यहां पर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए तो फिर एरिया कितना आएगा? मैंने कहा देखो पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360, तो ये कितना हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर 180 हो जाए तो 180 अपॉन 360 यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2 यानी कि आधा सर्कल यानी कि सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल भी क्या एक सेक्टर होता है? हाँ सर होता है। ठीक है सर, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर होता है? हाँ सर होता है, बट वो 90 डिग्री बनाते हैं इसलिए अपन उस सेक्टर को क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं। अगर वो 180 बना दे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सेक्टर है, हाँ सर सेक्टर है, अब इसी में अगर ये ऐसा बन जाए तो ये 90 डिग्री बन गया, तो क्या ये सेक्टर नहीं है? हाँ सर ये भी सेक्टर, बट इसका एक और नाम है क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहां पर आप मान लीजिए आप यहां से चले और घूम के आप यहां पर आ गए, तो ये क्या बन गया आपका? ये एक सेमी सर्कल बन गया। तो ये एंगल कितना है सर? ये एंगल आपका 180 डिग्री। तो क्या ये सेक्टर नहीं है? सर ये भी सेक्टर है, ये भी जो पार्ट है ये भी सेक्टर है, बट हम इसको क्या बोल देते हैं सर? हम इसे क्या बोल देते हैं सर? सेमी सर्कल बोल देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको यहां से मैं रब कर देता हूं। अब इस सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में 3 सर्कल्स हैं। ठीक है सर, उन 3 सर्कल्स के सेंटर्स को हमने जोड़ दिया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है सर, अब उस ट्रायंगल की साइड कितनी होगी सर? ध्यान से देखो, उस ट्रायंगल की साइड कितनी होगी सर? क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया है ना, कि भैया 3 सर्कल है, उनका रेडियस सेम है, एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां पर जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स को हम जोड़ दें, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी लेंथ r है, हाँ सर इसकी लेंथ r है। ठीक है सर, तो ये जो साइड आएगा, ये साइड कितने का आ जाएगा सर? 2r का आ जाएगा सर, 2r का आ जाएगा। तो ये भी 2r है, हाँ सर, ये भी 2r है, हाँ सर, और ये भी 2r है, हाँ सर, यानी कि ये तो तीनों साइड बराबर हो गई, यानी ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये एंगल कितना बन गया? 60, 60 और 60। ठीक है सर, तो यहां पर आप ये बताओ कि अगर इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं ये जो 3 सेक्टर्स हैं इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं, तो इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये 3 सेक्टर का एरिया निकाल दूं तो क्या शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा? हाँ सर आ तो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपका जो शेडेड रीजन का एरिया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है सर, तो बेसिक तो यही है इसका, बट यहां पर एक और चीज आप कर सकते थे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले ये देखो, ट्रायंगल कौन सा है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर आप लिखोगे √3/4 और यहां पर साइड है 2r, तो उसका स्क्वायर हो गया -3। सेक्टर का एरिया क्या होता है सर? पाई, और सेक्टर का जो रेडियस है वो r है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसका जो एंगल है वो 60 है, तो आप यहां लिखोगे 60 अपॉन 360। तो यहां पर ये एक सेक्टर का एरिया, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों सेक्टर का एरिया आ गया। अब यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा √3r²। ठीक है सर, अच्छा ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा? 180, नीचे कितना है? 360, तो ये कितना बचेगा? नीचे 2, यानी कि पाई r²/2। अब इसको ध्यान से देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये किसका एरिया है सर? ये तो सेमी सर्कल का एरिया है। अच्छा, तो आप एक चीज सोचो, अगर ये तीनों सेक्टर को जोड़ दूं,
60 60 60 कितना हो गया 180, तो 180 यानी कि क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। यानी कि 3 सेक्टर का एरिया निकालने से अच्छा है सेमी सर्कल का एरिया सोच लो, और सेमी सर्कल का रेडियस कितना है r है, तो उसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर बाय 2, ऐसे सोच लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम ये काम सीधे भी कर सकते थे, इतना मेहनत करने की जगह हम इसको सीधे भी लिख सकते थे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां से हमने √3 लिखा इसको, यहां से लिखा इसको पाई बाय 2, और यहां पर हमने r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ये हमारा क्या होगा सर, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा सर, आंसर होगा। इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं यहां पर क्या करता, डायरेक्टली अगर मुझे करना होता तो मैं देखता कि यहां पर एक इक्विलेटरल एंगल बन रहा है, उसका एरिया कितना निकालता मैं, √3/4 r स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर। तो यहां से 2 से 4 बनता है, 4 कैंसिल होता है, तो ये आ जाता है √3r स्क्वायर, बस खत्म हो जाता। फिर मैंने कहा 3 सेक्टर है, 60 60 60 यानी कि एक सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है सर, पाई r स्क्वायर बाय 2 हो जाता। तो मैं यहां से r स्क्वायर बाहर निकालता, √3 माइनस पाई बाय 2 इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको कर देता। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया कि 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट 4 कॉर्नर्स of a square so that each touches two of the other as shown below. Find the area of the shaded region if each side of a square is 14 centimeter. ये जो एरिया है शेडेड रीजन, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया आपके पास में 4 सर्कल्स हैं, उनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, उनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर, अब उसका एक स्क्वायर तो बन जाएगा, बट यहां पर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आपसे बोला भैया आपके पास 4 सर्कल्स हैं, 4 सर्कल्स में से हर एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है। हाँ सर, अब इनको अगर इस तरह से रख दें तो जो बीच वाला एरिया है, इन सब के बीच में जो एरिया फंसेगा उसका एरिया आपको निकालना है। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि भैया इनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ दें, इनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ दें तो यहां पर एक स्क्वायर आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा। अब ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर हम ये जो सेक्टर है 1 2 3 और ये 4, ये 4 सेक्टर है, अगर ये हटा दें तो क्या शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा? हाँ सर, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और ये सेक्टर कितने कितने का है भैया, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब मुझे बताओ अगर ये 90 डिग्री का सेक्टर है तो ये कितने सेक्टर है? मैंने कहा 4, 4 इंटू 90 कितना होता है, 360, यानी कि ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। हाँ सर, इसका मतलब स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया हटा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो हमने यहां पर क्या बोला कि भैया हमारा जो शेडेड पोर्शन है, हमारा जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बस खत्म खत्म, इतना सा काम करना है। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, उसके साइड का स्क्वायर कर दो, उसका साइड कितना दिया आपको, 14 दिया है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है सर, सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, ये साइड पूरी 14 है, यानी कि ये 7 7 है, यानी इसका रेडियस कितना है सर, 7 है, तो ये हो जाएगा सर पाई r स्क्वायर। ठीक है सर, पाई r स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में, ये हो जाएगा सर 196 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर आपके पास में 22/7 इंटू यहाँ पर कितना है 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 196 और ये आ जाएगा सर 154। तो मैंने कहा 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, यानी कि 42। तो 42 जो है ये आपके सवाल का सही जवाब है, 42 जो है ये आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने देखा भी ये 4 सर्कल्स हैं, इस तरह से रखे हुए हैं कि एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है। अब उनको इस तरह से रखने के बाद में उनके बीच में जो एरिया है उसका एरिया आपको निकालना है ना, उनके बीच में जो एरिया दिख रहा है उसका एरिया आपको निकालना है। तो हमने बोला कि अगर हम उनके सेंटर को जोड़ देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से अगर हम चारों सेक्टर का एरिया हटा दें, यानी कि चारों क्वाड्रेंट का एरिया हम हटा दें, यानी कि एक सर्कल का एरिया हटा दें, तो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया हटा दिया है ना, क्योंकि जो सेक्टर है वो एक्चुअली में क्वाड्रेंट है और जो एक क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि तभी उसको क्वाड्रेंट कह रहे हैं हम। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है तो वो मिलाकर 4 सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। अब आपसे बोल रहा है देयर आर 3 सर्कल्स ईच विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, each circle touching
other two, if all the circle covered with a rubber band, then what is the total length of the rubber band? ठीक है सर, there are 3 circles each with radius 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास 3 सर्कल्स हैं, तीनों का जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर है, each circle touching other two, एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है. if all the circle are covered by rubber band, then what is the total length of the rubber band? अब यहां पर क्या किया हमने, एक के ऊपर एक सर्कल रख दिया हुआ है और एक रबर बैंड से उसको बांध दिया है. ठीक है, उस रबर बैंड से हमने इसको बांध दिया, तो आपको इस रबर बैंड का टोटल एरिया निकालना, टोटल लेंथ निकालनी, सॉरी. तो आप इस रबर बैंड की लेंथ कैसे निकालोगे, पहले ये समझो. मान लो मैंने यहां से शुरू किया, तो मैं यहां से ये जो लेंथ दिख रही है ना आपको, ये जो लेंथ है, ये रबर बैंड ही है भैया पूरा, है ना. तो ये जो लेंथ है, मुझे ये पूरी लेंथ मुझे निकालनी है, ये पूरी लेंथ मुझे निकालनी है. बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये पूरी लेंथ मुझे निकालनी है. तो मैंने क्या किया, पहले इन तीनों सर्कल के सेंटर को जोड़ा, इन तीनों सर्कल के सेंटर को जोड़ा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है सर, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, ठीक है ना, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो आपको कोई दिक्कत है सर? नहीं. यानी कि ये 90 डिग्री है, हाँ सर, ये भी 90 डिग्री है, हाँ सर, ये भी 90 डिग्री है जी बिल्कुल, ये भी 90 डिग्री है बिल्कुल. ठीक है, ये 90 डिग्री है, हाँ जी, ये 90 डिग्री है, हाँ जी. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ये भी 90 डिग्री होगी, हाँ सर, ये भी 90 डिग्री होगी. ठीक है सर, ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी. ठीक है सर, तो ये आपको अगर ध्यान से देखोगे आप, तो क्या आपको ये जो है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है? हाँ सर, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है. ठीक है सर, अब यहाँ पर बताओ कि ये अगर r है तो ये भी तो r होगा. हाँ सर, r होगा. तो ये r और r कितना हो गया, 2r. तो ये लेंथ कितनी आएगी सर आपकी, 2r आएगी. ठीक है, तो कलर चेंज कर देते हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो. मैंने कहा ये जो है ये r है, ये जो है ये r है, यानी कि ये कितना है सर, r प्लस r 2r, यानी कि ये 2r हो जाएगा. हाँ सर, 2r हो जाएगा. तो अगर ये जो है ये 2r है, तो सर ये भी तो 2r है. हाँ सर, ये भी 2r है, ये भी तो 2r है. मैंने कहा हाँ, ये भी 2r है. ठीक है सर, तो यहाँ पर ये भी आपका 2r हो गया. ठीक है सर, ये भी आपका कितना हो गया सर, 2r हो. तो ये 2r है आपका, ये 2r है आपका, ये 2r है आपका. ठीक है सर, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया सर आपका, 6r हो गया. ठीक है, ये आपका कितना हो गया सर आपका, 6r हो गया. तो ये आपका 2r, ये 2r और ये 2r मिलाकर कितना हो गया सर, 6r हो गया. बट अब कौन सी लेंथ बच गई आपकी, आपकी ये वाली लेंथ बच गई, आपकी ये वाली लेंथ बच गई. कितनी बार बच गई सर, 3 बार बच गई. ये 3 बार बच गई, है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 3 बार बच गई. ठीक है सर, तो मैंने बोला कि एक बार बताओ कि ये जो दिख रहा है, ये तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. हाँ सर, है ना, r प्लस आर, आर प्लस आर, आर प्लस आर, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल कितना है सर, 60 डिग्री है. तो अगर ये 60 है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 180, और ये 60 है, तो फिर इसको 120 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 360 होता है ना. ठीक है सर, ठीक है सर, तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा. हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है. ये भी 120 हो जाएगा. हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे ये लेंथ निकालनी है. अब ये जो लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है सर, आर्क की लेंथ है, और एंगल कितना है सर, 120 डिग्री है. तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई साहब 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 ये लेंथ ऑफ आर्क होती है. और ऐसे कितने हैं सर, ऐसे 3 है सर, ऐसे कितने सर, 3 है. ठीक है सर, तो यहाँ पर ये 360 हो गया, ये भी 360 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा कितना सर, 2 पाई r. कितना बचेगा सर, 2 पाई r. ठीक है सर, तो ये जो तीनों लेंथ आई है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इसका लेंथ कितना है, 2 पाई r, और बाकी 2r 2r 2r, ये कितना हो गया सर आपके पास में, 6r हो गया. ठीक है सर, तो ये आपको आपका आंसर दे देगा. ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला सर 6 प्लस 2 पाई, और यहाँ पर हमने r लिखा. अब 2 पाई कितना है सर, 2 पाई अपना कितना हो जाएगा, 22/7 है ना, 2 इंटू 22/7 प्लस यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है हमारा r है. r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 14 है. ठीक है सर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 7 6 42, 42 और ये कितना हो जाएगा सर, 44 है ना, 42 और 44. ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, 86. ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 86/7 इंटू 14. तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा और 160 हो जाएगा, यानी कि 172.
172। तो हमारा जो टोटल लेंथ आएगा वो कितना आएगा सर 172। ठीक है, हमारा जो टोटल लेंथ आएगा वो कितना आएगा सर 172। क्या किया मैंने, सबसे पहले समझना बस यहाँ पर ये चीज थी कि भैया ये r प्लस आर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है सर, तो ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, तो 6r तो ये हो गया है ना, 6r तो ये हो गया। ये जो लेंथ हमने निकाली, ये जो लेंथ हमने निकाली, ये लेंथ हमने निकाली है कि भैया 120 है, तो ये जो आपका आर्क है ये 120 डिग्री वाला है, ये भी 120 वाला है, ये भी 120 वाला है, यानी कि 360 डिग्री वाला आर्क है, यानी कि ये पूरा सर्कल ही तो बन गया। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है। ठीक है सर, ये चीज हो गई, ऐसे हमने कर लिया इसको। ठीक है ना, अब यहाँ पर 6 × 14 कर दो, 60 और 24 कितना हो जाएगा सर 84 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर r कितना है आपके पास में 14 है, तो 14 इससे जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 84 और ये हो गया सर 4 और ये 88। ठीक है ना, तो 8 4 12 8 8 16 17, तो 172। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब निकाल सकते थे ना। मैंने 2 बार आपको बता दिया, दोनों बार आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हमने ऑपरेट किया है। ठीक है, और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओ कि अच्छा वो 2r हो गया, तो r की वैल्यू मुझे मालूम है 2r 6r हो गया, तो ये 84 एक चीज़ हमने लिख ली एक जगह पर, तो आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा अगर आप मेंटली कर पा रहे हो तो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास आ गया, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, है ना, एक सर्कल जो है वो एक स्क्वायर के अंदर बनाया गया है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। एक ट्रायंगल जिसकी साइड 4√3 सेंटीमीटर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इस सर्कल के अंदर बनाया गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, आपको इस स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। ठीक है सर, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहां पर एक चीज डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। अब आपने यहां से है ना वर्टिसेस ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बीसी पर। ठीक है, अब ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये साइड बराबर है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा। पहली चीज, ये जो साइड होगी, ये जो साइड होगी, इसकी लेंथ भी बराबर होगी, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया है दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है सर, साथ ही साथ वो एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो AD है उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो अगर मैंने बोला है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर ये टोटल लेंथ हमारी A थी, तो ये जो लेंथ बचेगी ये A/2 बचेगी। ये कितनी बचेगी सर A/2 बचेगी। तो हमारे पास में एक ट्रायंगल आ गया जिसकी ये लंबाई A है, जिसकी ये लंबाई A/2 है, हमें ये लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी सर A² - A²/4, और इसका हम क्या ले लेंगे सर स्क्वायर रूट। तो ये 4A² - A² कितना हो जाएगा सर 3A², तो ये हो जाएगा सर 3A²/4, और इसका क्या ले लेंगे सर अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा सर √3/2A, यानी कि जो AD है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है सर √3/2A है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका जो हाइट आता है वो √3/2A आता है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक G होता है, G। ठीक है, और ये G क्या कहलाता है सर सेंट्रॉइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रॉइड है ये एक्चुअली में क्या होता है सर कि यहाँ पर इस ट्रायंगल के जो मीडियंस होंगे, इस ट्रायंगल के जो मीडियंस होंगे उनका जो इंटरसेक्शन होता है जिस पॉइंट पर, उसको अपन क्या बोलते हैं सर सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक मीडियन है, इसने ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांटा है। यहाँ से एक और जाएगा, यहाँ से एक और जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका G यानी कि सेंट्रॉइड कहलाता है सर। ठीक है सर, तो एक मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है। तो एक मीडियन अगर ऐसा करता है, यानी कि एक मीडियन दो ट्रायंगल इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो तीन मीडियन कितने में कर देंगे सर 6 में कर देंगे। यानी कि इसका एरिया आपस में क्या होगा सर बराबर होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो है G, ये आपका सेंट्रॉइड है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं फिर से इसको मिटाकर बना रहा हूं कि यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास में ट्रायंगल है, ये आपकी हाइट है, ये आपका G है। ठीक है, ये आपका G है, ये आपका AD है।
ठीक है ना। अब ये जो जी है, ये जो जी है, इस जी को सेंटर मानकर और उसका जो रेडियस है वो एजी मानकर या तो फिर बीजी मानकर या तो फिर सीजी मानकर, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि जी जो कि सेंट्रोइड है उसको सेंटर मान लें और जी ए या तो जी बी या तो जी सी को हम रेडियस मान लें और यहां पर एक सर्कल खींचें, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहां पर ऐसा ट्रायंगल ये बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर ये जो है ये आपने ऐसे बना लिया। इसको मैं यहां पर अभी एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये पॉइंट जो है ये आपका जी है, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये आपका जी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर आपको समझना क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर आपको समझना क्या है कि ये सर ये जो लेंथ है ना ये ए जी, या ये जो लेंथ है ये बी जी, या ये जो लेंथ है ये सी जी, ये आपस में क्या है सर, बराबर है। तो ए जी, बी जी और सी जी ये आपस में बराबर है, और ये बराबर किसके सर, रेडियस के। किसके रेडियस, इस सर्कल के रेडियस। ये जो सर्कल है ये क्या कहलाता है सर, सर्कुम सर्कल। ये क्या कहलाता है सर, सर्कुम सर्कल, ठीक है सर, ये कहलाता है सर सर्कुम सर्कल। और ये जो आर है ये क्या कहलाता है सर, आपका सर्कुम रेडियस। ये क्या कहलाता है, आपका सर्कुम रेडियस, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, सर्कुम रेडियस। अच्छा सर, अब यहां पर अगर हम एजी की लेंथ निकालें, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सेंट्रोइड होता है, ये जो पूरी लेंथ है आपकी, इस लेंथ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि एजी और जीडी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ये क्या होगा सर, 2:1 होगा। बात समझ में आ गई, हाँ सर। अब यहाँ जो AG है वो आपने बताया कि वो क्या है सर, वो आपका रेडियस है। कौन सा रेडियस है, सर्कुम रेडियस है, ठीक है सर। अब अगर मैं इस G को सेंटर मान लूं और मैं GD को रेडियस मान लूं, तो यहां पर एक सर्कल बनेगा जो कि अंदर के अंदर बनेगा। तो यहां पर ये सर्कल जो बनता है ये कैसे बनता है सर, यहां पर बना देते हैं रफली इसको, ठीक है, ये सर्कल ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे बनता है मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो है ना, ये जो है ये इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है आपका, तो ये रेडियस या तो ये रेडियस या तो ये रेडियस है ना। मतलब कि अगर हम G है ये, इसको D मान लें, इसको E मान लें और इसको F मान लें, यानी कि GD, GE या GF हमारा रेडियस है। और ये कौन सा रेडियस है सर, ये इस सर्कल का रेडियस है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, इन सर्कल। इसको क्या बोलते हैं सर, इन सर्कल। और इसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं सर, इसके रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं, इन रेडियस, ठीक है सर। अच्छा, यानी कि GD जो है वो स्मॉल r है और AG जो है वो कैपिटल R है। यानी कि ये जो चीज है ये आपकी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के बराबर है, ठीक है सर, ठीक है सर। यानी कि सर्कुम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होता है सर, 2:1 होता है। सर्कुम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होता है सर, 2:1 होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। यहां तक देखो एक बार अच्छे से, ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो अब यहां पर क्या बात आती है वो देखिए, कि सर यहां पर जो AG है, अभी आपने बताया कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो जो AG है वो टोटल, अगर ये लेंथ 3 है, अगर ये 2 है, ये 1 है, तो टोटल अगर लेंथ 3 है तो ये उसका कितना है सर, 2 हिस्सा है इसका। और ये क्या है सर, इसका एक पार्ट है। यानी कि ये जो है ये 2/3 है किसका, AD का, 2/3 है AD का, ठीक है सर। अब AD क्या है सर, अभी आपने बताया AD जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है, जो कि कितना निकाला था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, √3/2a के बराबर, ठीक है सर। जिसमें a क्या है सर, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है सर, ठीक है सर। तो यहां से ये 2 और ये 2 जाएगा, ये √3 इसको √3 बना देगा, ठीक है सर। तो यहां से जो AG आएगा वो कितना आएगा सर, आपका a/√3। और a/√3 जो है वो आपका क्या है सर, कैपिटल R है। a/√3 जो है वो आपका क्या है सर, कैपिटल R है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। AG आपका क्या है, कैपिटल R है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर जो आपका GD है, GD वो कितना है सर, वो आपका 1/3 ऑफ AD है, 1/3 ऑफ AD है। तो यहां पर AD कितना है सर, AD आपके पास में है √3/2a, ठीक है सर। अब यहां से √3 इसको √3 टाइम्स काटेगा तो यहां बचेगा क्या, a/2√3। ये क्या बचेगा सर, a/2√3। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहां पर नहीं सर। तो यहां पर जो GD है वो आपका क्या है सर, जो GD है वो आपका क्या है सर, आपका स्मॉल r है।
यानी कि ये आपका क्या आ गया सर, सर्कुम रेडियस आ गया, ठीक है ना। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो इनका रेशियो 2:1 ही आएगा, ठीक है, इनका रेशियो 2:1 ही आएगा, ठीक है सर। यहां पर ए क्या है, स्मॉल ए आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हमें बस याद रखना है कि जो सर्कुम रेडियस होता है वो a/√3 होता है और जो इन रेडियस होता है वो a/2√3 होता है, बस इतना याद रखना। इसका आधा होता है, तो a/√3 का आधा करोगे तो क्या आएगा, a/2√3, ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज यहां से मैं हटा देता हूं। अब यहां पर आ जाओ। अब ये सब कहानी क्यों बताई, उसका रीजन देखो। यहां पर आपके पास में बोला गया है कि एक सर्कल है जो कि स्क्वायर के अंदर बनाया गया है, और उस सर्कल के अंदर एक हमने क्या बना दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, जिसकी साइड मुझे पता है 4√3। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा, हाँ सर, और ये जो सेंटर होगा उसके हिसाब से ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सर, रेडियस हो जाएगा, हाँ सर। और ये क्या होगा सर, ये कैपिटल आर होगा सर, हाँ सर। और कैपिटल आर अभी आपने बताया कि वो a/√3 होता है सर, हाँ सर। और ए क्या होता है सर, ए क्या होता है सर आपका, ए होता है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, जो कि कितना है, 4√3 है। तो ये आ जाएगा सर आपका कितना, 4, ये कितना है सर, 4, ठीक है सर। तो आपके पास में रेडियस आ गया सर 4, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो रेडियस आ गया आपके पास में 4, अच्छा सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस सर्कल का रेडियस अगर 4 है तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा सर, इस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो होगा सर 2r, हाँ सर, यानी कि 8, हाँ सर। तो अगर इस सर्कल का डायमीटर 8 है, इस सर्कल का डायमीटर 8 है, तो इस सर्कल का अगर डायमीटर 8 है तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है उसकी साइड भी कितनी होगी सर, 8 ही होगी, हाँ सर, 8 ही होगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर एक स्क्वायर है और उसकी साइड a है, उसकी साइड कितनी है सर, a है, तो उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है सर, वो a√2 होता है, वो क्या होता है सर, a√2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए तो a कितना है सर, 8 है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है सर, 8 है। अगर ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 8√2, 8√2। तो हमें इस स्क्वायर का डायगोनल ही तो बताना था, हाँ यही तो पूछा था, जी हाँ। इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन होगा, हमारा आंसर कितना होगा भाई साहब, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से क्लियर करते हैं भाई। ये आ गया, आपसे क्या बोल रहा है कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर touches each other externally. The area of the triangle formed by joining their center is. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 3 सर्कल है और तीनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है। तो एक का रेडियस 4 है, एक का 6 और एक का 8 है। तो मान लेते हैं इसका जो है वो 4 है, इसका जो है वो 4 है, इसका जो है वो 6 है, ठीक है, इसका जो है वो 6 है, ठीक है, और इसका जो है मान लेते हैं 8 है, इसका जो है ये 8 है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड है ये लेंथ कितनी है सर, 12, ठीक है सर, ये कितनी है 10 और ये कितनी है सर 14, यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं और हमसे क्या पूछा है, उसी ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर अलग अलग होती हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है सर, हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है सर कि आप यहाँ पर लिखते हो s, फिर यहाँ लिखते हो सर आप s माइनस a, फिर यहाँ लिखते हो सर s माइनस बी और यहाँ लिखते हो सर s माइनस सी, जिसमें ए बी सी क्या है सर, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है ना, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारा साइड जो है वो एक बार हम मान लेते हैं कि हमारा 12 है, एक बार हम मान लेते हैं कि हमारा 10 है और एक बार हम मान लेते हैं कि हमारा 14, ठीक है ना। तो ये 12, 10 और 14 यही होगा, हाँ सर। और s क्या है सर, सेमी पेरीमीटर है। ये क्या होता है सर, a प्लस बी प्लस सी का आधा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपके पास में 26 और ये हो जाएगा आपके पास में 36/2 यानी कि 18, ठीक है सर, ये 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, s की जगह 18 पुट कर दिया, ठीक है सर। अब s माइनस a करेंगे, s माइनस यानी कि ये गया अपना तो ये आ जाएगा 6, ये गया अपना तो आ जाएगा सर 8, ये गया अपना तो ये कितना आ जाएगा सर आपका 4, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को पकड़ लेते हैं इधर, ठीक है सर। यहाँ पर हमने क्या किया सर, 18 को लिख दिया 2 × 9 और यहाँ पर ये 8 × 4,
ठीक है सर। तो ये भी 8 बन गया, हाँ सर, और ये भी 8 है, हाँ सर, तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा, हाँ सर। ये 9 है तो इसका एक 3 बाहर आ जाएगा, हाँ सर। और यहाँ पर कितना है सर, एक 6 हमने लिखना भूल गए, तो इस एक 6 को हम यहाँ लिख देते हैं, इस वाले 6 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो 6 अंदर रह गया, तो ये हो गया सर √6। तो हमारा आंसर कितना आएगा सर, 24√6। 24√6 हमारा क्या सर, इसका एरिया, यही पूछा था, हाँ यही पूछा था। तो आंसर क्या है सर आपका, डी ऑप्शन। आंसर क्या भाई साहब, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? देखिए ध्यान से भैया, आसान है ना, आसान है ना। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पहले से ना मालूम हो, सब कुछ पता है हमको, है ना, फिर भी हम डरते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड of a parallelogram are respectively 11 centimeter and 13 centimeter. The length of one diagonal is 16 centimeter. Then find the length of other diagonal. तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है A, B, C और D। इसके ये डायगोनल्स हैं, इसके ये क्या है सर, डायगोनल्स हैं। ठीक है सर, तो इसकी ये L मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। ठीक है सर, और ये O पॉइंट है सर। ठीक है सर, जाहिर सी बात है कि AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, हाँ सर। तो AC जो है अगर मैं उसको D1 बोल देता हूँ, तो जो आपका BD है वो आपका क्या है सर, D2 है। ठीक है सर, और इनकी लेंथ जो है ये आपस में बराबर नहीं होगी, जाहिर सी बात है, तिरछा है तो इसकी लेंथ इससे ज़्यादा ही होगी, हाँ सर। तो D1 D2 अलग अलग हैं। तो यहाँ पर D1 D2 और L और B में कुछ रिलेशन होता है ना। तो क्या वो रिलेशन होता है, ध्यान से देखो, वो रिलेशन होता है सर कि D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि पैरेललोग्राम में जो उसके डायगोनल्स होते हैं और जो उसकी साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं, उनका क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है सर। अच्छा, ये लेंथ है, ये लेंथ है, मतलब ये दोनों की लेंथ बराबर होगी, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ठीक है ना, ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये आपस में क्या होते हैं सर, पैरेलल होते हैं। ये आपस में पैरेलल नहीं, ये आपस में पैरेलल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बोला सर एक डायगोनल तो हमें पता है ना, हाँ पता है। तो एक डायगोनल कितना सर, 16 है। तो हमने लिखा सर 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दिया D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L। कितना है L कितना है, एक 11 है, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक कितना है सर आपके पास में, 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये हो गया, ये कितना हो गया सर 121, ये हो गया सर 169। ठीक है सर, ये हो गया सर। तो यहाँ पर 69 में 21 दे देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। और ये 200, तो 290 का डबल कितना हो जाएगा सर, 580 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया सर आपके पास में 256 हो गया। ये हो गया सर आपका D2 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 580 माइनस 256। तो यहाँ पर 80 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 24, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि ये तो आपका 18 का स्क्वायर है। अगर D2 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर है, इसका मतलब जो D2 है यानी कि दूसरा जो डायगोनल है उसकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है ना। वो कितना है सर, 18 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपसे सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, कोई दिक्कत भाई नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। ये हो गया खत्म। अब आते हैं इस सवाल पर। द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर 12 centimeter and 8 centimeter respectively. The perpendicular distance between longest side is 4 centimeter. Then find the perpendicular distance between smaller side. ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, आपके पास में एक पैरेललोग्राम। ठीक है सर, तो इसका नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं L है, इसको बोल देते हैं सर B है। अभी यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो इसका नाम क्या है सर, H है। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो आप L इंटू एच करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, L इंटू एच करके भी निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये जो है, ये अगर लॉन्गेस्ट साइड है मान लो, तो इन लॉन्गेस्ट साइड के बीच की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो H है। इसको अपन H1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर, तो इनके बीच में भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी। तो इसको अपन बोल देते हैं सर H2। तो इसका मतलब इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं B इंटू H2 करके, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं।
ठीक है सर। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोलना चाहते हैं, देखो आपसे क्या बोला, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 12 एंड 8, यानी कि ये आपको 12 दिया है मान लो, और ये आपको 8 दिया है, हाँ ठीक है सर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है सर, 12 वाली है ना, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है सर, 4 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 4 दे दी गई है। आपसे क्या बोल रहा है, स्मॉलर साइड के बीच में, यानी कि आपको H2 किलो निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, 12 × 4 विच इज इक्वल टू कितना, 8 × H2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है सर, 48 8 से जाएगा सर 6 बार में, तो ये आ जाएगा सर आपके पास में H2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा सर, 6। यहाँ पर क्या आएगा सर आपका आंसर 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ें, हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो इसको हटाएं, इसको आगे बढ़ाएं। अब यहां पर इस सवाल को देखते हैं। अब आपके पास एक सवाल आ गया, द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड एरिया, साइड, पेरीमीटर एंड हाइट ऑफ रोम्बस, है ना, हाइट ऑफ रोम्बस। कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो, तो क्या आप इसको कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास में डायगोनल्स हैं, ठीक है, और डायगोनल्स अगर आपके पास में, तो क्या आप किसी भी रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो अगर आपके पास डायगोनल्स हैं? तो कोशिश करके देखो, जरा कोशिश करके देखो, हो जाएगा भाई? हुआ किसी से? नहीं हुआ? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, समझो बात को। यहां पर अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूं, तो मैंने रोम्बस बनाया भाई। रोम्बस क्या होता है सर, रोम्बस में जो उसकी चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, हाँ सर। उसके जो डायगोनल्स होते हैं सर वो बराबर होते हैं क्या? नहीं सर, डायगोनल्स बराबर नहीं होते, बट डायगोनल जो है वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है सर, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि इसकी लंबाई बराबर होगी, इसकी और इसकी लंबाई बराबर होगी, ठीक है सर। ये पॉइंट O हो गया, इसका नाम दे दिया A, B और C और D, ठीक है सर। तो इसका मतलब AO और OC की लेंथ बराबर है, BO और OD की लेंथ बराबर है, हाँ सर, बट AC और BD की लेंथ बराबर नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है सर। तो यहाँ पर AC और BD हमारे डायगोनल्स हो गए सर, ठीक है सर। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसकी 4 साइड्स होती हैं, है ना, कोई भी ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसका एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, हाफ D1 × D2, हाफ D1 × D2, यानी D1 और D2 क्या है सर, यहाँ पर डायगोनल्स हैं, तो हाफ D1 × D2 करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। अब वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके डायगोनल्स के मल्टीप्लिकेशन का आधा कर दोगे, एरिया आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया सर हाफ, यहाँ पर डायगोनल्स कितने कितने दिए सर, 8 और 6, तो ये हो गया सर 8, ये हो गया सर 6, तो ये कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा सर, जो कि मांगा गया था आपसे जो मांगा गया था एरिया, वो कितना है सर, 24 है। तो हर जगह लिखा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद बोला साइड बता दो। अब साइड कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहाँ पर एक चीज देखो, अगर ये जो है ये लेंथ मैंने मान ली कि ये लेंथ 8 है, ये वाली लेंथ मैंने मान ली 8 है, और ये लेंथ मैंने मान ली 6 है, तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ 6 है ना, तो उसमें से ये लेंथ कितनी होगी, मैंने कहा ये लेंथ 3 हो जाएगी, और ये लेंथ अगर टोटल 8 है तो ये कितनी हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी, हाँ सर। और ये 90 डिग्री है, हाँ सर ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो क्या ये 5 होगा, हाँ सर 5 होगा। ये ट्रिपलेट के हिसाब से मैंने निकाल दिया, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड्स पता है और 90 डिग्री के सामने यानी कि हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो आप तो भी निकाल सकते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 आ गया। तो ये साइड आपकी 5 आ गई। अगर ये साइड 5 है तो हर साइड 5 होगी, तो अगर हर साइड 5 होगी तो पहली बात तो हमें साइड पूछा था, तो साइड तो 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर वो पेरीमीटर पूछ रहा है तो वो 4 × 5 हो जाएगा, यानी कि वो 20 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां पर आपके पास में साइड आ गया, आपके पास में पेरीमीटर आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ रोम्बस पूछा है। हाइट ऑफ रोम्बस पूछा है, इसका मतलब ये जो हाइट है, ध्यान से देखो, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये पूछा है, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये h है, ठीक है सर। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, इस रोम्बस का एरिया निकालना हो, तो क्या मैं बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं? हाँ सर, बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं, यानी कि 5 × h करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, हाँ सर एरिया आ जाएगा। ये पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला था, बेस इंटू हाइट ही था, हाँ ठीक, ओके। तो ये 5 × h इसका एरिया आ गया, हाँ आ गया सर। आप मुझे बताओ कि इसका एरिया तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना आया था वो 24 आया था, तो 5 × h अगर 24 के बराबर है तो h कितना हो जाएगा सर, 24/5, तो ये h हो जाएगा सर 5 4 = 20, 5 8 = 40 है ना, 4.8 आ जाएगा।
तो ये आपके पास में हाइट आ गया सर। तो आपके पास में हाइट भी आ गया, पेरीमीटर भी आ गया, साइड भी आ गया और एरिया भी आ गया। ठीक है, तो आपको 4 चीजें पूछी गई थी, चारों चीजें आपने निकाल दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है ना। इसकी पूरी लंबाई 8 थी तो आधी लंबाई कितनी होगी सर? 4 होगी। इसकी पूरी लंबाई 3 थी तो आधी लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई 6 थी तो आधी लंबाई कितनी होगी? 3 होगी। अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये लेंथ कितनी आएगी सर? 5 आएगी। अगर ये 5 है तो चारों साइड 5 के बराबर होगी, यानी कि साइड 5 आ गई, पेरीमीटर 20 आ गया। अब यहां पर अगर 5 इंटू एच करेंगे, 5 इंटू एच करेंगे तो एरिया आ सकता है, बट एरिया अभी हमने निकाला था हाफ d1 d2 से 24। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इतना हो गया क्लियर। अब आपसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 500 रेवोल्यूशन। ठीक है सर, तो एक जो व्हील होती है, एक जो व्हील होती है ना, एक जो व्हील होती है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, है ना, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट अगर घूम के फिर से यहां पर आ गया, यानी कि इसने पूरा सर्कल का एक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी कि 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया सर? 2 पाई आर। ऐसे कितने बार घूमेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा सर? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, किसका? व्हील का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया यहां पर हमारे पास में 2 है, यहां पर 22/7 है। ठीक है, आर यहां पर कितना है सर? 35 है। ठीक है सर, 35, ये सेंटीमीटर में याद रखना। ठीक है सर, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं सर? 500 है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं सर? 500 है। अब ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ सर। अब ये मीटर में आ गया। हाँ सर। अब अगर ये मीटर में आ गया तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अब किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया किलोमीटर में। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, ये जो है ये आपका गया। हाँ सर, बिल्कुल गया, बहुत ही शानदार। ये यहां से गया सर 5 बार, बिल्कुल सर। 5 से ये कितनी बार जाएगा सर? 20 बार, बिल्कुल। ठीक है सर, तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1.1, तो ये 1.1 क्या आ जाएगा सर? किलोमीटर। 1.1 क्या आ जाएगा सर? किलोमीटर। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है, ये आपके सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ठीक है सर, सिंपल, सरल, आसान, इजी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इस सवाल पे आ गए। अब आपसे क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ ए व्हील इज 21 सेंटीमीटर, व्हील मेक 29 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मच टाइम टेकन टू कवर 1.914 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आपसे बोल रहा है कि भैया एक व्हील है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, वो 29 रेवोल्यूशन लगाती है 1 मिनट में, तो 1.914 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर ये बोला कि भैया ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, 2 पाई आर। आर कितना है सर मेरे पास? 21 है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं मेरे पास? 29 है। ठीक है ना। अब ये किस में है सर? ये सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, फिर ये मीटर में आ गया, इसको अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किलोमीटर में आ गया। तो इतना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, और इसको ट्रैवल करने के लिए आपको कितना समय लग रहा है सर? 1 मिनट लग रहा है। कितना समय लग रहा है सर? 1 मिनट लग रहा है। ठीक है सर, तो इतना किलोमीटर अगर आप 1 मिनट में ट्रैवल करते हो तो आपसे बोला जा रहा है कि 1.914 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1.914 इंटू 1 अपॉन, ये सब पूरी की पूरी चीज नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21/100 इंटू 29/1000। ठीक है ना। तो इतना क्या आएगा सर? इतना मिनट आएगा। इतना क्या आएगा सर? मिनट आएगा। इसको अपने को सॉल्व करना है, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, यहां से हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जो कि आएगा कितना? 50 मिनट। कितना आएगा सर? 50 मिनट। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई। नेक्स्ट सवाल, अब आपसे क्या बोल रहा है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ज्वाइन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपके पास में 3 क्यूब्स हैं। ठीक है, 3 क्यूब्स हैं, उन तीनों क्यूब्स को हमने एक साथ ऐसे जोड़ दिया कि वो क्यूबॉइड बन गया है। आपसे उस क्यूबॉइड का क्या बोल रहा है? सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा अपन बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक जो है, एक क्यूबॉइड है, आपके पास में एक क्यूबॉइड है।
ठीक है सर, एक क्यूबॉइड मान लिया अपन ने, ठीक है ना, एक क्यूबॉइड मान लिया, ठीक है, एक क्यूबॉइड मान लिया अपन ने। ठीक है सर, अब यहां पर एक चीज समझो कि इसकी कुछ लंबाई होगी, हाँ सर, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है, हाँ सर, और इसकी कुछ ऊंचाई है, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, जैसे कोई कमरा होता है ना, कोई रूम होता है, ठीक है सर। अब यहां पर मान लो कि मुझे इसका यहाँ पर एक बहुत लंबा सा खंबा रखना हो, पोल रखना हो, है ना, ये भी एक सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। एक पोल रखना है, बहुत ही लंबा पोल रखना है इसमें, तो मैं इस कमरे में घुसूंगा तो मैं ऐसी किस पोजीशन पर इस पोल को रख सकता हूं जो इस कमरे में आ सके? तो भैया वो ऐसी पोजीशन पर, ऐसी पोजीशन पर, ऐसी पोजीशन पर नहीं आएगा, या ऐसी पोजीशन पर जमीन पर रख दें ऐसे नहीं आएगा। वो सबसे लंबा पोल जो आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा, यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में जो अपन पोल रखेंगे उसकी सबसे लंबी, उसकी सबसे ज्यादा लंबाई होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसकी लंबाई हमें अगर निकालनी तो कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा ये जो लाइन खींची मैंने, ये उसकी लंबाई हो गई। यहाँ पर इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो है, आपको समझो, ये वाला जो है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, इसमें ये जो है ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास में लेंथ ऑफ पोल है, ये हमारे पास में क्या है सर? लेंथ ऑफ पोल है, ठीक है, ये हमें निकालना है। ये हमारे पास क्या है सर? एच है, जो हमें साफ साफ दिख रहा है। ये जो है ये क्या है मालूम है आपको? ये अगर एल है, ये बी है, तो ये क्या होगा मालूम है आपको? ये होगा सर आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये क्या होगा सर? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये है ना, तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसका। ठीक है, ये एल है, ये बी है, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इस हिसाब से यह है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पोल जो होगा, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ पोल जो होगा इस केस में वो कितना होगा सर? वो होगा अंडर रूट ऑफ, इस चीज का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा सर एच स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब ये बात आती है कि सर यही चीज अगर किसी क्यूब शेप के रूम में हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, तो उस केस में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सर 3a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि रूट 3a। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो इसमें और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया सर आपको, इसको हटा दीजिए। अब यहां पर हमने एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, तो इसकी कुछ लंबाई है, यहां पर इसकी कुछ चौड़ाई है, यहां पर इसकी कुछ ऊंचाई है। ठीक है सर, तो यहां पर सबसे पहले इसका एक वॉल्यूम होगा जो कि होगा सर L इंटू बी इंटू एच। फिर इसका एक टोटल सरफेस एरिया होगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया होगा, है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे निकलता है सर? वो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपके पास में क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया होता है। कैसे निकला सर? ये देखो, ये जो चीज है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया कितना होगा सर? L, और ये क्या है सर? H है, तो इसका एरिया L इंटू एच हो जाएगा। अब L इंटू एच तो इसका है, तो पीछे वाले का भी तो L इंटू एच होगा, तो ट्वाइस ऑफ एल एच हो गया। हाँ सर, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा सर? इसका एरिया निकलेगा सर B इंटू एच, तो इधर भी है तो इधर भी तो है, तो ट्वाइस ऑफ बी एच हो जाएगा सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, तो ये सर क्या है? ध्यान से देखो, ये क्या है सर? ये तो सर आपका L है, और ये क्या है सर? आपका B है, तो L इंटू बी होगा। हाँ सर, तो ये नीचे भी तो होगा। हाँ सर, तो L इंटू बी का क्या हो जाएगा सर? ट्वाइस हो जाएगा। ठीक,
समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर एक और चीज की, क्या एक होता है सर इसका लेटरल सरफेस एरिया, एक क्या होता है सर इसका लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है सर, ये ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी सबका, है ना, ऊपर और नीचे छोड़कर बाकी सबका, ठीक है सर। तो यहां पर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका कि एल, ये जो ऊपर वाला एरिया था, ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला एरिया था ये क्या था सर, ध्यान से देखो, ये क्या था सर, मैंने कहा सर ये ऊपर वाला एरिया जो था ये L इंटू बी था, यानी कि ये L इंटू बी हटा दो, बस ये L इंटू बी हटा दो। अच्छा, बाकी सब रहने दूं, हाँ सर, तो ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, बस ये हटा दो, तो ये ट्वाइस ऑफ ये हट जाएगा, तो बचेगा सर क्या, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल। हाँ सर, अच्छा इसमें से अब जो कॉमन है वो भी बाहर निकाल दो, तो मैंने कहा सर यहाँ से एच कॉमन निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा सर L प्लस बी इंटू एच। अब यही जो है ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहलाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहलाता है, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ये व्हाइट वॉश के टाइम पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये आगे पीछे दाएं बाएं ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आपके पास में वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर आपके पास में एक क्यूब है, आपके पास में एक क्यूब है, ठीक है। इसकी हर एक साइड जो होती है वो बराबर होती है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो a इंटू ए होता है, यानी कि ये कितना होता है सर आपका a क्यूब होता है, ठीक है सर। अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच और h इंटू एल, है ना। तो इसके हिसाब से कितना आएगा सर, ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका एरिया कितना होगा सर, इसका एरिया होगा a इंटू ए, ऐसा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे टोटल 6 होगा, तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाहें, ठीक है, तो ये कितना होगा सर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 वॉल्स हैं और सबका एरिया a स्क्वायर है, a इंटू ए, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल पर आते हैं। तो आपके पास में 3 क्यूब्स हैं, तीनों क्यूब्स को हमने एक साथ जोड़ दिया है, हर एक क्यूब की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तीनों क्यूब्स को हमने इस तरह से जोड़ा कि एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन चुका है, उसका सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो आप सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया, सबसे पहले अपन ने वो क्यूब बना दिया, सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, ठीक है। तो ये अपन ने 3 क्यूब हैं जिसको अपन ने ऐसे जोड़कर एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है ना। तो ये 3 क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये L है, ये आपका B है और ये आपका H है, ये आपका H है, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्यूब की जो साइड थी वो 5 थी, तो 5 5 5, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 15 हो जाएगा, बट ये आपका 5 हो जाएगा और ये भी आपका 5 रहेगा, ठीक है सर। तो आपके पास L है, आपके पास B है, आपके पास में H है, ठीक है सर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा सर, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ठीक है सर, और फिर 5 इंटू 15 फिर से 75 हो जाएगा, ठीक है सर। 75 और 75 कितना हो जाएगा सर, 150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 175, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, 350, ये कितना हो जाएगा सर, 350। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 350, ठीक है बेटा। सिंपल सरल आसान इजी। मैंने इस सवाल को करवाने के लिए आपको पूरा बेसिक भी बता दिया, जो भी फॉर्मूले थे इसके वो सारे बता दिए, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर जो है, ठीक है, स्फीयर जो है वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है सर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है सर। इसका एक टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है सर, वो होता है सर आपका 4 पाई आर स्क्वायर। वो कितना होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी टोटल सरफेस एरिया को आप कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, ले देखिए ये वही चीज़ होती है। बट अगर हम यहाँ पर इसमें अगर हम इसको कट कर दें तो ये एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर, एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एक हेमिस्फीयर है,
ये क्या है सर, एक हेमिस्फीयर है। अगर ये एक हेमिस्फीयर है, ध्यान से देखना, अगर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है सर, अगर ये स्फीयर था तो ये उसका आधा है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, वही होता है कि सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वही इसका कर्व सरफेस एरिया है, वही इसका कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा है ये, तो ये कितना हो जाएगा सर 2πr²। ठीक है, 2πr²। बट अगर मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसका भी तो एरिया ऐड होगा, ये कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर वाला पार्ट भी ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि 2πr तो ये हो गया, 2πr² तो ये हो गया, और ऊपर वाला जो है वो सर्कल है तो वो πr² हो गया, तो वो 2πr² प्लस πr², उस चक्कर में क्या बन जाता है सर 3πr²। क्या बन जाता है 3πr²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए स्फीयर के बारे में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा सर, एक और चीज़ बता देते हैं साथ ही साथ कि सर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक सिलेंडर है। ठीक है, आपके पास में एक सिलेंडर है, तो इसका एक रेडियस है। ठीक है, इसका एक रेडियस है और ये इसका क्या है सर, हाइट है। ठीक है सर, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है सर, ये होता है सर πr²h, πr²h। ठीक है सर, इसका एक कर्व सरफेस एरिया होता है। हाँ सर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, इसका ये वाला एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसको मैं इस पॉइंट से कट कर दूँ। ठीक है, समझना आप, मैंने इसको इस पॉइंट से कट कर दिया, तो जब ये ऐसा सिलेंडर है ना, इसको एक पॉइंट से कट कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये यहाँ से ये ओपन हो गया, तो जब ये ओपन होगा तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी को मैंने ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो उसमें होगा क्या सर, एक बात ध्यान से कि अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये ऊपर वाला पार्ट कैसे दिखाई देगा आपको, सर्कल, तो उसकी लेंथ कितनी होगी सर, सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी 2πr, यानी कि ये जो चीज़ है ये 2πr है, और ये जो है सर ये क्या है सर, h है। ठीक है सर, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो उसके हिसाब से ये कितना होगा सर 2πrh होगा। ठीक है, ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसका एक टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सर्विस एरिया क्या होता है सर, कि ये वाला एरिया तो है ही, बट ऊपर और नीचे का एरिया भी है, ऊपर और नीचे का भी एरिया है। तो ऊपर और नीचे क्या बना है सर, ऊपर और नीचे एक सर्कल बना हुआ है, तो ऊपर वाला सर्कल का एरिया πr², नीचे वाले का भी πr², तो ये हो जाएगा सर πr² प्लस πr² प्लस ये 2πrh, ये कितना हो गया सर 2πrh। तो यहाँ से ये हो जाएगा सर 2πr² प्लस 2πrh। अब यहाँ पर हम 2πr अगर कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा सर r प्लस h, तो ये आ जाएगा आपका कितना सर, टोटल सरफेस एरिया किसका सर, सिलेंडर का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, हाँ या ना, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक कोन है, कौन है भाई, कौन है, तो यहाँ पर ये आपका रेडियस है और ये आपके पास में क्या है सर, हाइट है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका ये जो होता है इसे अपन कहते हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ, कलर चेंज करके बता दें, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो होता है सर, ये आपका स्लैंट हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है सर, स्लैंट हाइट कहलाता है। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी करा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एल। ये एच है और ये आर है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपको क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ सर, बन तो गया। तो ये एच है, ये आर है, ये 90 डिग्री है और ये एल है। इसका मतलब एल जो होगा वो क्या होगा सर, ये r² प्लस h² होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है सर, वो होता है 1/3 πr²h होता है। ठीक है सर, ये दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक कर्व सरफेस एरिया होता है। हाँ सर, कर्व सरफेस एरिया होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला होता है एरिया। तो इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, πr × l करके, और l कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं। अब इसका एक टोटल सरफेस एरिया भी होगा। हाँ सर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, जो कर्व सरफेस एरिया था πrl, उसमें बस ये ऊपर जो सर्कल दिख रहा है, ऊपर जो सर्कल दिख रहा है उसका एरिया जोड़ दो, यानी कि πr²। तो यहाँ से अगर हम πr कॉमन निकाल लें तो ये l प्लस r आता है। ठीक है, और l क्या है, स्लैंट हाइट है, वो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता होगा तो आपको दुगना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा भाई, या डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्ट टू फॉर्म ए वायर
हैविंग डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, वायर का मतलब यहां पर क्या है सर? वायर का मतलब यहां पर वो सिलिंड्रिकल वायर होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो स्फीयर को मेल्ट किया और उससे क्या बना दिया सर? वायर बना दिया, यानी कि सिलिंड्रिकल वायर बना दिया। अगर मेल्ट करके कोई चीज बनाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है सर, तो यहां पर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा सर 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है सर? 6 है, 6 है, मगर वो डायमीटर है भैया, वो डायमीटर है, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगा। तो हम यहां पर करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहां पर 3 हो गया, तो यहां पर कितना होगा सर? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा कि भैया उसको बना दिया अपन ने, क्या उसको बना दिया अपन ने? वायर। और वायर यानी कि सिलिंड्रिकल वायर, और दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो सिलिंड्रिकल वायर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब ये भी डायमीटर है तो इसका आर कितना होगा? 0.1 होगा। 0.1 का मतलब क्या होता है सर? 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 और सॉरी 1/10 इंटू 1/10, तो पाई आर स्क्वायर। और एच यानी कि लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है भैया। तो हमने बोला पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 3 3 जा 9 4 जा 36 हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो गया सर? आपका 2 0, और ये आपका एल आ जाएगा। बट ये किस चीज में आ रहा है सर? ये आपके किस में थे सर? ये आपके सब सेंटीमीटर में थे। ये सब किस में थे भैया? सेंटीमीटर में थे। तो अगर आपको लेंथ जो निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा सर? 36 मीटर आ जाएगी। ये अभी किस में है सर? सेंटीमीटर में। आपको मीटर में चाहिए तो आपका आंसर कितना आएगा सर? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पक्का? कसम से? आई शपथ? क्लियर भाई? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा था? सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपके पास में एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम 25 है, और उस क्यूबॉइड का जो डायगोनल है, जो लॉन्गेस्ट पोल अभी बताया था मैंने, वो जो डायगोनल है वो कितना है सर? आपके पास 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सर्फेस एरिया आपको निकालना है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझो, एक चीज ये समझो कि भैया आपका जो एल प्लस बी प्लस एच है, ये आपको कितना दिया सर? ये आपको दिया सर 25। ठीक है सर, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो आपको कितना दिया सर? 15 दिया है। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो होगा वो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो जाएगा सर? 225 हो जाएगा सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे पास में दो चीजें आ गई हैं, दो चीजें आ चुकी हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एल प्लस बी प्लस एच का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा सर? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस यहां पर जो आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो वही तो आपका टोटल सरफेस एरिया है। हाँ, समझ में आ गया। अरे भैया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वही तो टोटल सरफेस एरिया है। हाँ, वही तो निकालना है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया सर। तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 625। ठीक है सर, ये कितना है सर? 225। ठीक है सर, ये क्या है सर? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है सर, तो ये टोटल सरफेस एरिया साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ये कितना आएगा? 400 आएगा। बस खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना है? 400 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है भाई। चलें आगे बढ़ते, इस पे आते हैं। अब आपसे क्या बोला? रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, it melts to form a small sphere whose radius is 0.2 centimeter. Find the number of small sphere. Find the number of small sphere. कैसे होगा ये सवाल? कैसे होगा? आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके हमने छोटे छोटे छर्रे बना लिए है ना, छोटे छोटे स्फीयर्स बना लिए। उसका जो रेडियस है वो 0.2 सेंटीमीटर। आपसे बोला कितने स्फीयर बना लेंगे? छोटे छोटे। तो मैंने कहा देखिए, नंबर ऑफ स्फीयर बताना है। ऊपर आएगा सर बड़ा वाला स्फीयर जिसका वॉल्यूम कितना होगा सर? 4/3। ठीक है, 4/3। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि डिवाइड क्यों किया, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि जो बड़ा वाला जो स्फीयर है ना, जो बड़ा वाला स्फीयर है और जो छोटा वाला स्फीयर होगा, तो बड़े वाले स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो छोटे वाले स्फीयर
इंटू जितने नंबर ऑफ स्फीयर हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ हाँ समझ में आ गया भाई, ये तो बड़ा वाला है, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। हाँ सर, और जो छोटा वाला है उसका एक का वॉल्यूम निकाला, उसमें नंबर ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इनका वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये n जो होगा वो क्या होगा सर, ऊपर वाला 4/3, ठीक है 4/3, अच्छे से कर लेते हैं इसको, ये हो गया सर 4/3, ये हो जाएगा सर पाई और r क्यूब। r कितना है सर इसका, r इसका 10 है, तो यहाँ पर 10 का क्यूब आ जाएगा सर। ठीक है सर, यहाँ भी कितना आएगा सर 4/3 पाई और r यहाँ पर कितना है सर 0.2, यानी कि 2/10 यानी कि 1/5, तो 1/5 का क्या आ जाएगा सर, क्यूब आ जाएगा। ठीक है सर, अब काटा पीटी मचाने का टाइम आ चुका है, ये हमारे बीच अब नहीं रहेंगे, खत्म हो गया। तो ये 1/5 का क्यूब यानी कि 1/25, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 125, 1/5 का क्यूब यानी कि 1/125 ऊपर चला जाएगा उचक के, और यहाँ पर आपके 3 0 लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा सर नंबर ऑफ छोटे छोटे स्फीयर्स। तो 3 0 लगने थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते। यहां लिखा है सर, रेडियस ऑफ ए सॉलिड कोन is 12 centimeter and height is 30 centimeter is melt to form a cylinder whose radius is 6 centimeter, find the height of cylinder। आपको बोला गया है कि एक सॉलिड कोन है, उसका रेडियस पता है, उसकी हाइट पता है, उसको मेल्ट कर दिया, उसको मेल्ट करने के बाद उससे सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, आपसे उसका हाइट पूछ रहा है। ठीक है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे होगा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भैया। अगर हमने कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना। हाँ सेम ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो कोन बनाया है, ये जो आपने कोन बनाया है, इसको मेल्ट करके हमने क्या किया है सर, सिलेंडर बना दिया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। हाँ सर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा सर 1/3 पाई, r कितना है सर इसका 12, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h यानी कि 30 हो गया। ठीक है सर, यहाँ पर पाई होता है r स्क्वायर कितना है सर इसका रेडियस 6 है, तो हमने लिखा सर 6 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर, इसका h निकालना है हमको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि पाई हमारे जीवन में नहीं रहेगा। ठीक है, 3 से ये जाएगा सर 10 बार। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 12 इंटू 10, और नीचे कितना आएगा सर 6 इंटू 6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, h, तो ये 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40 हो जाएगा सर। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। तो आंसर कितना आएगा सर 40 आएगा। आंसर कितना आएगा भाई साहब 40 आएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, इजी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। ठीक है सर, चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के जीवन काल का ये आखिरी सवाल था। ठीक है, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैं हमेशा हर वीडियो के आखिरी में देता हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हों, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है, आप कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, आप इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इन सब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इससे करने से फ़ायदा क्या होगा कि सर यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है। हर एक वीडियो में हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपका जो फोकस होता है वो सिर्फ एक चीज़ पर होता है और उस चीज़ पर हम कमांड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर जितने भी कोर्सेस यहाँ पर हम ऑफर करते हैं उनमें से किसी भी कोर्सेज को आप पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहकर पढ़ना चाहते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देखकर उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बात मैं आपको हमेशा इसलिए बताता हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप आगे तक पहुँचाएं और भी बच्चों को ये चीज़ बताएं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है और ये उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को आगे पहुँचाएंगे। ठीक है, आपका 40 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, आपके एग्जाम तक चलता रहेगा और अभी हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि रिलेवेंट क्वेश्चंस हों, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके वो पेपर बनाया जाए और वहाँ पर आपको
पेपर करने में मज़ा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीख पाओगे। दूसरी चीज़, आपने जो कुछ भी इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो उसको भी आप अप्लाई करके देख पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखो। थैंक यू।